हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मा डिकोडर। आज के लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एचईपी फर्स्ट की यूनिट 2 का पार्ट 2, जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम को कम्प्लीटली कवर करेंगे। यूनिट 1 में हमने जॉइंट्स और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देखिए, और बाकी आप अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और फोकस के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर्स का एक फ्रेमवर्क होता है। अब स्केलेटल सिस्टम से आप क्या समझते हो? जो हमारा स्केलेटन होता है, आप सबने देखा होगा, बोन्स का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं स्केलेटल या फिर स्केलेटल सिस्टम। तो बेसिकली वही इसमें बोला है कि एक हार्ड स्ट्रक्चर्स का फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का। अब इसका काम क्या है? तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है, और इंटरनल और डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी कितनी बोन्स होती हैं, तो एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। और ये बोन्स भी ना दो क्लासेस में डिवाइड होती हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। यह भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसकी आप टेंशन मत लो। बाकी ये जो स्केलेटन होता है, इसमें हमारी तीन चीज़ होती हैं बेसिकली। पहला बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। देखो, आप इस फिगर में भी देख सकते हो, इधर एक स्केलेटल सिस्टम का आपको डायग्राम दिया गया है। इसमें देखो क्या डिफरेंट बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, और आपको लिगामेंट्स तो नहीं दिख रहे होंगे, बट देखो बोन्स हैं, रिब्स हैं, इधर स्कल दिख रहा है आपको, और फीमर, ह्यूमरस, ये सब आपको दिख रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये आपने काफ़ी बार पहले भी देखा होगा। बाकी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो अभी वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब देख लिया हमने स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। अब इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या काम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। देखो, अगर मानो स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब वो इतना हार्ड स्ट्रक्चर है कि हमारी पूरी बॉडी उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स तक। अब मानो आप पर कोई अटैक कर रहा है और आपकी बोन्स ना हो, आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है, तो आपके डेलिकेट ऑर्गन्स ऐसे ही डैमेज हो जाएंगे, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे अगर इसके स्कल ना हो तो हमारा जो ब्रेन है वो इजीली डैमेज हो सकता है, और रिब केज ना हो तो हार्ट और लंग्स को हार्म हो सकता है, किसी भी अटैक इंजरी हो सकती है बहुत ईजीली। उसके बाद मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे बोन्स होती है, वो बोन्स और मसल्स ये सब मिलके हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके बाद जो हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो भी हमारा बोन मैरो में होता है, जो कि बोन के अंदर ही होता है। और हमारी बोन्स में कुछ मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को। तो बोन्स बेसिकली एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें मेनली ना दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कम्पैक्ट बोन, जो कि आउटर लेयर होता है, और उसके अंदर एक होता है स्पॉन्जी पार्ट, जो कि जो हमारा कॉम्पैक्ट बोन मतलब आउटर जो हार्ड लेयर है उसके अंदर एक पोरस इनर लेयर होती है। मिनरल्स होते हैं उसमें बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे। नेक्स्ट आप देखो, ये बोन का स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो बेसिकली ये जो हमारा एंड्स होते हैं इन्हें हम एपिफाइसिस कहते हैं। तो देखो, प्रॉक्सिमल जो अपर वाला एंड है वो हो गया प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, जो नीचे वाला है वो हो गया डिस्टल एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के बाद होता है मेटाफाइसिस। तो दोनों साइड से देखो, एपिफाइसिस के बाद होता है मेटाफाइसिस, एंड देन जो मिड वाला पार्ट होता है वो होता है डायफाइसिस। और देखो, ये बाहर आउटर लेयर है, जिसे हमने इधर पढ़ा था, कॉम्पैक्ट बोन होती है जो आउटर हार्ड लेयर है, उसके अंदर देखो स्पॉन्जी पार्ट है, स्पॉन्जी बोन करके इधर लिख रखा है। तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, हम देख लेते हैं एक बार ये एपिफाइसिस डायफाइसिस क्या होता है। तो देखो,
डायफाइसिस जो होता है ना, ये एक लॉन्ग सेंट्रल शाफ्ट होता है। हमने देखा जो मिड में लॉन्ग सेंट्रल शाफ्ट था लॉन्ग बोन का, उसे हमने बोला डायफाइसिस। और ये बेसिकली बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसमें ना मेडुलरी कैविटी होती है, जिस जिसके अंदर की बोन मैरो होती है। मतलब जो मेडुलरी कैविटी होती है उसके अंदर बोन मैरो होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एपिफाइसिस की, तो जो एपिफाइसिस थी वो हमारे देखा होगा एंड में थी, तो इट इज़ एक्सपेंडेड एट द एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग लॉन्ग बोन्स, जो हमारे दोनों एंड में थी, जिसे हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल करके एड्रेस किया था। उसके बाद ये हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स में, जॉइंट्स के मूवमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद इसके अंदर ना स्पॉन्जी बोन वाला पार्ट भी होता है, और ये ऑरिकुलर कार्टिलेज से कवर होती है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब मूवमेंट के टाइम पे जो भी फ्रिक्शन होता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बोन। देखो बोन किस किस से बनी होती है, तो बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक पार्ट, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो कोलेजन फाइबर से बना होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स को, और उसे ओसियन कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें इनऑर्गेनिक पार्ट की, तो ये कुछ मिनरल्स से बना होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। इस टाइप के कुछ मिनरल्स होते हैं इसमें। उसके बाद ये ना बोन्स को बेसिकली हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हम बोलते हैं ना, लाइक अगर आप दूध पियोगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा, जिससे आपकी बोन्स जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। तो वो इसी के मतलब रेफरेंस में बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स ऑफ बोन। तो देखो बोन में बेसिकली 4 टाइप के सेल होते हैं। पहला ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोप्रोजेनेटर। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बेसिकली न्यू बोन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये वाली सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्टियोसाइट की, तो ये मैच्योर बोन सेल होती हैं और ये बोन टिश्यूज़ को मेंटेन करती हैं। अगर हम देखें ऑस्टियोक्लास्ट, तो ये हेल्प करती हैं ब्रेक डाउन में, बोन के ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं और इम्पॉर्टेंट होती हैं बोन रिमॉडलिंग के लिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि बोन्स का ब्रेक डाउन क्यों करना है। तो देखो, जब एडल्ट होते हैं ना, तब हमारी कुछ बोन्स कम होकर बॉडी में 206 बोन रह जाती हैं। तो वो कैसे हो जाती हैं, तो कुछ बोन फ्यूज़ हो जाती हैं, तो उसकी ये रिमॉडलिंग में काम आता है, जो कि होता है ऑस्टियोक्लास्ट। उसके बाद हम बात करें ऑस्टियोप्रोजेनेटर के बारे में, तो ये इमेच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं और इन्हें ना हमें बोन स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डेवलप होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट में। मतलब ऑस्टियोप्रोजेनेटर जो होती हैं वो आगे चल के ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होती हैं। और ये अगर हम बात करें ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये तो ये होती है पेरियोस्टेटम और एंडोस्टेटम में ये प्रेजेंट होती हैं, और ये हेल्प करती हैं बोन की ग्रोथ और रिपेयर में। सो अभी तक हमने बोन्स देखा, अब हम देख लेते हैं कार्टिलेज क्या होता है। तो कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे कार्टिलेज, हमारे नोज़ में, ईयर में, ट्रकिया में, और बोन के एंड में प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। और ये इनका काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। बेसिकली जो बोन्स के फ्रिक्शन होता है, जो बोन्स के बीच मूवमेंट में, उसे रिड्यूस करते हैं, जो जॉइंट्स में फ्रिक्शन होता है। अब जैसे हमने बोन्स के स्ट्रक्चर में देखा था, जो बोन्स के एंड पर प्रेजेंट होता है ऑरिकुलर कार्टिलेज, यहाँ पे भी लिखा है एंड्स ऑफ बोन से वही मतलब है ऑरिकुलर कार्टिलेज, वो बता रहा है ये एक तरीके से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बोन। तो बोन ना बेसिकली अगर हम शेप के अकॉर्डिंग देखें तो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, जिस्मॉइड। इन सबको हम एक एक करके अभी देखते हैं। लॉन्ग बोन्स, तो देखो जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है, लॉन्गर होंगी और वाइड होंगी साइज के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद ये ना मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब लॉन्ग बोन की एग्जांपल देखें तो जो हमारी थाई बोन होती है फीमर, और जो हमारे अपर लिम्ब में जो हैंड में बोन होती है, जो कि होती है हमारी ह्यूमरस। उसके बाद आती हैं शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स होती हैं बेसिकली स्मॉल होती हैं साइज़ में और क्यूब शेप्ड होती हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है कार्पल्स। उसके बाद है फ्लैट बोन्स।
तो फ्लैट बोन्स थिन और फ्लैट होती हैं एज द नेम सजेस्ट, और ये ना ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे फ्लैट बोन का एग्जांपल हो जाएगा हमारा स्कल हो गया, रिब्स हो गया। तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स को ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा इर्रेगुलर बोन्स। तो ये जो इर्रेगुलर बोन्स होती हैं ये इर्रेगुलर शेप्ड होती हैं, या फिर हम बोलें तो कॉम्प्लेक्स शेप्ड होती हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा वर्टिब्रा। देन उसके बाद आती है हमारी सिस्मॉइड बोन्स। तो सिस्मॉइड बोन्स बेसिकली ना स्मॉल राउंड शेप्ड बोन्स होती हैं जो हमारे टेंडन्स के बीच प्रेजेंट होती हैं, टेंडन्स में प्रेजेंट होती हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल होता है पटेला। पटेला जो है वो एक सिस्मॉइड बोन होती है, क्योंकि वो स्मॉल राउंड शेप्ड बोन होती है जो कि हमारे नी में प्रेजेंट होती है। बाकी आप देखो ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो आप सारी बोन्स के। देखो फ्लैट बोन्स में दिखा रखा है आपको स्कल, और जैसे उसमें रिब्स दे रखा था तो रिब्स में भी स्टर्नम जो होती है स्पेसिफिकली वो आती है फ्लैट बोन्स में। उसके बाद इरेगुलर बोन में दिखा रखा है वर्टिब्रा है, पेल्विस है। लॉन्ग बोन्स में फीमर और ह्यूमरस की बात की थी हमने। फिर सिस्मॉइड बोन्स में आता है पटेला, और उसके बाद शॉर्ट बोन्स में देखो कार्पल्स हो गए, टार्सल्स हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी शॉर्ट बोन्स में। अब है हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? तो ये फॉर्म करता है बेसिकली सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है वो पूरी फॉर्म होती है वाया एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद एक्सियल स्केलेटन की बात की जाए तो इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्कल की थोड़ी सी डिटेल में। तो स्कल जो होता है उसमें टोटल 22 बोन्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें कि बेसिकली दो मेजर क्लास में डिवाइडेड होती हैं, क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। जो क्रेनियल बोन होती हैं वो 8 होती हैं, और बाकी बची 14 जो होती हैं फ्रंटल बोन्स होती हैं। वो फ्रंटल या फेशियल बोन्स बोल सकते हैं उन्हें हम। तो पहले हम देखते हैं क्रेनियल बोन। तो ये देखो आप स्ट्रक्चर के साथ साथ देखते जाओ। जो फ्रंटल बोन होती है वो एक होती है जो कि फ्रंट में आपको येलो कलर की दिख रही है। उसके बाद पैराइटल जो होती हैं वो दो होती हैं जो ब्लू कलर की दिख रही हैं ऑन बोथ साइड्स। टेम्पोरल दो होती हैं। ऑसिपिटल एक ही होती है इन द बैक। फिर स्फेनॉइड एक होती है और इथमॉइड भी एक ही होती है। तो ये आप डायग्राम से भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें अपना फ्रंटल बोन्स को या फिर फेशियल बोन्स को, देखो ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है जितना भी कलर्ड पार्ट है दैट इज़ फेशियल बोन्स। तो इसमें भी ना दो नेजल बोन्स होती हैं जो आपको ये लाइट पिंक कलर्ड में दिख रही हैं, और उसके बाद दो मैक्सिला होती हैं। ये जो आपको येलो कलर्ड दिख रहा है टीथ के ऊपर, है ना, अपर वाले टीथ के ऊपर जो आपको येलो कलर दिख रहा है, दो मैक्सिला होती हैं। दो जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं जो कि आपको आईबॉल के नीचे बिल्कुल साइड में जो दोनों साइड दिख रही हैं ग्रीन कलर, दैट इज जाइगोमेटिक बोन्स। उसके बाद दो पैलेटाइल बोन होती हैं जो आपको ये ऊपर दिख रही हैं। से देखो ये जो रेड कलर दिख रही है नोज पर मिड में, ये हो गई हमारी पैलेटाइल बोन। उसके बाद होती है लैक्रिमल बोन जो हमारी बिल्कुल ये आई के पास होती हैं, आपको ये ब्राइट ब्लू कलर में दिख रही हैं। उसके बाद इन्फीरियर नेजल कौन का होता है ये भी दो ही होते हैं, ये आपको नोज़ में दिख रहा है। दोनों साइड जो होते हैं दो होते हैं ब्राइट ग्रीन कलर में। उसके बाद होता है एक वोमर और एक मैंडिबल। मैंडिबल देखो ये नीचे वाला है, और वोमर ये नोज़ के बीच में जो है ये है वोमर। ठीक है, तो ये भी आप याद करके रखो, मतलब डायग्राम से देखो, याद करो। और बाकी हमने यहाँ भी देख लिया डायग्राम के साथ भी। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसे ही हम बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। और हाँ, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन सेम होते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड फ्रेमवर्क दैट इज़ बैकबोन। ठीक है, उसके बाद जो बैकबोन होती है उसमें 33 वर्टिब्राए होते हैं, जिसमें कि सर्वाइकल होते हैं 7, थोरेसिक होते हैं 12, और लंबर होते हैं 5। उसके बाद सैक्रल 5 होती है, लेकिन वो फ्यूज़ हो जाती है और लास्ट में 1 फॉर्म करती हैं जब वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर बात की जाए तो।
और ऐसी कॉक्सियल है जो कि 4 होती हैं, लेकिन अगर एडल्ट ह्यूमन बॉडी में बात की जाए तो वो भी फ्यूज़ होके 1 ही हो जाती है। तो ये देखो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर और सैक्रल है जो कि 5 होती है, लेकिन फ्यूज़ होके ये ऐसे 1 बन जाती है। कॉक्सिक्स जिसे हम टेल बोन भी बोलते हैं वो भी 4 होती हैं और फ्यूज़ होके एक बोन को फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हम अपने वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, बैकबोन, उसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो बेसिकली सेंट्रल एक्सेस होती है हमारी बॉडी की। बोलते हैं ना इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको रीढ़ की हड्डी। तो ये सेंट्रल एक्सेस होती है हमारी बॉडी की, और ये क्या करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड को हमारी को प्रोटेक्ट करती है। और जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो उसमें ना बहुत सारी इंडिविजुअल बोन्स की सीरीज़ होती है बेसिकली। जैसे हमने देखा सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ये ऐसे करके इनकी सीरीज़ होती है। और एडल्ट में बात करें तो 26 वर्टिब्राए होते हैं, और अगर हम बेबीज़ में, इन्फेंट्स में बात करें तो 33 वर्टिब्राए होते हैं। ये हमने देख लिया था कि वो 33 से 26 कैसे हुए, क्योंकि कुछ फ्यूज्ड होते हैं, तो वो हम पहले बात कर चुके हैं अभी। उसके बाद अब एक एक करके थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे सर्वाइकल जो 7 होते हैं वो नेक रीजन में लोकेटेड होते हैं, और इसमें एटलस और एक्सेस होते हैं। एटलस इज C1, जो फर्स्ट सर्वाइकल बोन होती है उसको हम बोलते हैं एटलस, और जो सेकंड होती है उससे बोलते हैं हम एक्सेस। और जो एटलस और एक्सेस के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम एटलांटो एक्सियल जॉइंट। उसके बाद होता है थोरेसिक। तो थोरेसिक में 12 बोन्स होती हैं, और ये ना हमारे अपर मिड बैक में प्रेजेंट होता है। और ये जो बोन होती हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा के कंपैरिजन में। और ये हमारे वो होते हैं अटैचमेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं हमारे रिब्स को। मतलब रिब्स जो अटैच्ड होती हैं ना वो थोरेसिक उससे वर्टिब्रा से अटैच्ड होती हैं बैक साइड में। उसके बाद बात करें हम अपने लंबर की, जो कि 5 बोन्स होती हैं, लोअर बैक में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो हमारे थोरेसिक हैं उनसे भी बड़ी होती हैं। बेसिकली ये लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होती हैं, और ये हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द वेट जो होता है ना उसको सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सैक्रम, जो कि एक ट्राइंगुलर बोन होता है इन द पेल्विक रीजन। और ये बेसिकली जो सैक्रम होता है ये फीमेल्स में थोड़ा सा वाइडर होता है एट विथ कंपैरिजन टू मेल्स। क्योंकि देखो फीमेल्स की बॉडी ना थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन होती है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में ना प्रेगनेंसी वगैरह ये सब चीज़ को कैरी करना है, एक बेबी को कैरी करना है, तो इसीलिए ये जो सैक्रम होती है ये थोड़ी सी वाइड होती है इन द फीमेल्स देन इन मेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें कॉकेक्स की, तो कॉकेक्स को कॉमनली हम टेल बोन से जानते हैं, ठीक है। और ये टर्मिनल होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम का, मतलब लास्ट पॉइंट जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम का वो होता है कॉकेक्स। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ना थोरेसिक केज, जिसे हम रिब केज भी बोलते हैं। अब रिब केज से आप सब लोग फैमिलियर हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो देखो रिब केज जो होता है ना बेसिकली एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये ना कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसे 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर मतलब 24 रिब्स होते हैं। सिर्फ 12 रिब्स नहीं लिख के आना है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। स्टर्नम होता है एंड द थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। तो इन सबको अभी हम देख लेते हैं कि स्टर्नम वगैरह क्या होता है। तो देखो स्टर्नम जो होता है उसे हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। वही एक फ्लैट बोन होती है जो हमारे चेस्ट के सेंटर में जो होती है प्रेजेंट होती है। और इसमें ना 3 सेगमेंट होते हैं। पहला होता है मैन्यूब्रियम जो कि हमारा टॉप पार्ट होता है, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है हमारा बॉटम टिप, जिसे हम जाइफॉइड प्रोसेस भी कहते हैं। तो आप देखो स्ट्रक्चर में देखो ये जो फिगर दे रखा है आपका, इसमें ये जो मिड में जो पार्ट है स्टर्नम, और इसमें देखो मैन्यूब्रियम सबसे ऊपर है, उसके बाद बॉडी है, उसके बाद जाइफॉइड प्रोसेस है। तो ये सब आप देख सकते हो इसमें स्ट्रक्चर में। उसके बाद अगर हम बात करें रिब्स की, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जो कि कुछ मतलब 3 क्लास में क्लासिफाइड होते हैं। पहला होता है ट्रू रिब्स, दूसरा होता है फॉल्स रिब्स, और तीसरा होता है फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली ना स्टर्नम से अटैच्ड होती है ना उन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब्स होती हैं जो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं बाय जॉइनिंग द कार्टिलेज ऑफ सेवंथ रूट। मतलब जो हमारी
7th रिब तक हैं वो हमारी ट्रू रिब हैं, तो वो तो हमारे स्टर्नम से कनेक्टेड हैं। और जो उसके बाद वाली है ना, वो 7th रिब के कार्टिलेज से कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली वो स्टर्नम से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम उन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये जो रिब्स होती हैं ना, ये अटैच्ड होती हैं, सिर्फ बैक से अटैच्ड होती हैं, जो कि वर्टेब्राई से अटैच्ड होती हैं, थोरेसिक वर्टेब्रा से। और फ्रंट में ये फ्री होती हैं, मतलब ये कनेक्टेड नहीं होती किसी से, इसलिए हमें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर में देखो आप, स्टार्टिंग की ये जो 7 रिब्स हैं, दैट इज़ ट्रू रिब्स, डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट है। उसके बाद फॉल्स रिब्स को देखो, वो 7th रिब के जो कार्टिलेज है उससे कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली ये स्टर्नम से कनेक्टेड है। लेकिन फ्लोटिंग रिब्स देखो, फ्रंट में किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ बैक से कनेक्टेड है। तो ये आप उस जो हमारा डायग्राम है इससे भी देख सकते हो, काफ़ी क्लियर डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारा कुछ स्पेशल स्मॉल बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ऑडिटरी ऑसिकल्स और हायोइड बोन्स। तो ये देख लेते हैं। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स जो होती हैं, ये बेसिकली 3 बोन्स होती हैं, एक नहीं है 3 बोन होती हैं, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती हैं। इनके जैसे इनके नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, और ये मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये एसेंशियल होती हैं साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए। साउंड और वाइब्रेशन जो होता है उसे ट्रांसमिट करती हैं टू द इनर ईयर। ओके, तो देखो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, इनकस, मेलियस, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला है वो मेलियस है, बीच वाला इनकस, और ये जो लास्ट वाला है की लाइक स्ट्रक्चर जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा वो है स्टेपस। स्टेपस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है। उसके बाद हायोइड बोन। तो हायोइड बोन जो होती है एक यूनिक यू शेप्ड बोन होती है, जो कि हमारे नेक के नीचे प्रेजेंट होती है। मतलब नेक में भी, आप नेक में प्रेजेंट होती है, और जॉ के नीचे, लोअर जॉ जो होता है ना उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी टंग को, और जो हम बोलते हैं या स्वेलो करते हैं ना उसमें भी हेल्पफुल होती है। देखो आप, ये डायग्राम से आपको समझ आएगा। ये हमारा मैंडिबल है, जो लोअर जॉ है उसके नीचे हमारा मैंडिबल है, और उसके नीचे हमारा ये जो हायोइड बोन है ये प्रेजेंट है। तो देखो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है? अभी तक हमने एक्सियल देखा, जिसमें कि हमारा सेंट्रल पार्ट होता है स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें आते हैं हमारे लिम्स और गर्डल्स। 2 गर्डल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक पेक्टोरल गर्डल जो कि शोल्डर में होता है, और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल जो हिप एरिया में होता है। तो सबसे पहले हम गर्डल्स को ही देख लेते हैं। तो जो गर्डल्स होते हैं बेसिकली, अब उसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो जो ये पेक्टोरल गर्डल होता है ये कनेक्ट करता है अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटल से। ठीक है, जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें बेसिकली 2 पार्ट आते हैं, क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं, और स्कैप्यूला जिसे हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। जो हमारा क्लेविकल होता है वो बेसिकली एस शेप्ड लॉन्ग बोन होती है, जो कि हमारे स्टर्नम से कनेक्ट होती है, स्टर्नम को कनेक्ट करती है स्कैप्यूला से। ओके, और जो स्कैप्यूला होती है वो एक फ्लैट ट्राइंगुलर बोन होती है, जो कि हमारे क्लेविकल को कनेक्ट करती है बेसिकली ह्यूमरस बोन से। और ह्यूमरस बोन जो होती है बेसिकली वो अपर आर्म की जो बोन होती है ना उसको बोलते हैं हम ह्यूमरस बोन। उसके बाद अगर हम देखें पेल्विक गर्डल, तो ये हमारे सपोर्ट करता है लोअर ऑर्गन्स को, कनेक्ट करता है लेग्स को हमारी स्पाइन से। और उसके बाद ये जो बना होता है ना ये बेसिकली हिप बोन से बना होता है। मतलब हिप बोन में 3 बोन होते हैं, उसके फ्यूजन से बना होता है ये गर्डल। तो मतलब टोटल 3 बोन्स एक साइड होती हैं, 3 बोन्स अदर साइड होती हैं। उसके बाद 3 बोन्स होती हैं, उनका नाम है इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये 3 बोन्स होती हैं जिसके कॉम्बिनेशन से हमारा पेल्विक गर्डल बना होता है। ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो। देखो, जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है उसे हम शोल्डर गर्डल भी बोल देते हैं। इसमें देखो ये क्लेविकल जो है कॉलर बोन, और ये क्लेविकल कनेक्ट हो रही है स्कैप्यूला से, और इसको कनेक्ट कर रही है ह्यूमरस से स्कैप्यूला को। स्कैपुला जो है वो क्लेविकल को ह्यूमरस से कनेक्ट कर रही है। उसके बाद देखो अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो देखो इधर इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये 3 बोन्स हैं जिनके फ्यूजन से बना है हमारा पेल्विक गर्डल। तो ये आप इधर डायग्राम से भी देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने लिम्ब बोन्स की,
तो देखो, हमारे टू टाइप ऑफ लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो पहले हम अपर लिम्ब की बात करते हैं, जिसमें हमारे आर्म्स, हैंड्स, पूरा ये वाला एरिया आता है। तो जो हमारे आर्म होती है उस पर बेसिकली 30 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होती है, एक सिंगल बोन होती है अपर आर्म की, मतलब अपर आर्म में सिर्फ एक ही सिंगल बोन होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। उसके बाद अगर हम लोअर आर्म की बात करें, या जैसे हम बोल देते हैं फोर आर्म, उसमें दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस जो होती है वो छोटी होती है अल्ना से। उसके बाद आते हैं हमारे कार्पल्स, जो कि हमारे रिस्ट एरियाज में होते हैं। तो 8 कार्पल होते हैं एक रिस्ट में। उसके बाद जब कार्पल से थोड़ा सा हम आगे चलें तो हमारा जो पाम एरिया आता है उसमें होते हैं 5 मेटाकार्पल्स। उसके बाद जो हमारी फिंगर्स होती हैं, उधर जो बोन होती है उन्हें हम बोलते हैं फेलेंजस बोन। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों लिम्स होते हैं उधर होती हैं, मतलब एक लिम्ब में होती है हमारी 30 बोन इस तरीके से। लाइक देखो, 5 कार्पल्स, 8 5 मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स, उसके बाद रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस और फेलेंजस। इस तरीके से हमारी एक लिम्ब में होती है 30 बोन्स। बाकी आप ये डायग्राम से देख सकते हो। देखो, अपर लिम्ब का ये डायग्राम है, इधर एक ह्यूमरस है, एक अल्ना, एक रेडियस। उसके बाद जो हमारी 5 हैं वो मेटाकार्पल्स हैं, और इधर ये आप देख सकते हो कार्पल्स हैं हमारी 8। और उसके बाद आप ये लास्ट में देख सकते हो फेलेंजेस दे रखी हैं। तो ये आप डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। एंड बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट आपको ना पूरी ना सारी बोन्स याद हो जाएंगी आपकी बॉडी में। जो 206 बोन्स होती हैं, आपको 206 बोन्स पूरी याद हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो ये आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने लोअर लिम्स की। तो लोअर लिम्ब जो होता है उसमें आती है हमारी जो दोनों लेग्स होती हैं वो। तो जो लोअर लिम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं ऑब्वियसली, और एक लिम्ब में, मतलब एक लेग में हमारी 30 बोन्स होती हैं। जैसे 30 एक हमारी आर्म में होती हैं, आर्म पूरी में, उसी तरीके से 30 हमारी पूरी एक लेग में होती है, जिसमें से एक फीमर होती है जो कि थाई बोन होती है। और ये मतलब ये लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद एक पटेला होता है जो कि हमारा नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद जैसे उधर थी अल्ना, रेडियस, इधर जो हमारी लेग होती है उसमें होती है टिबिया और फिब्यूला। तो टिबिया और फिब्यूला हमारी लोअर लेग में प्रेजेंट होती है। उसके बाद उधर जैसे कार्पस थे, इधर 7 मेटाटार्सल्स, वो टार्सल्स होते हैं, और 5 मेटाटार्सल्स होते हैं। उसके बाद अगेन 14 जो होते हैं वो फेलेंजेस होते हैं। बाकी आप डायग्राम में देखो, ये जो देखो थाई बोन है, ये फीमर है, ये लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद ये देखो, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ये है पटेला, ये हमारे नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये ग्रीन वाली है फिब्यूला, और येलो वाली है टिबिया। उसके बाद 7, और ये जो टार्सल्स जो आपको पर्पल कलर से दिख रहे हैं। उसके बाद ये जो लाइट ब्राइट ब्लू कलर से दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम मेटाटार्सल, जो कि 5 होते हैं, और होते हैं 14 फेलेंजेस, जो कि आपको दिख रहे हैं पर्पल कलर से। तो इस तरीके से ये एक जो लेग होती है उसमें 30 बोन्स होती हैं, और दोनों में टोटल 60 रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन से कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारी बॉडी का ना टोटल 40% ऑफ द मास के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे स्केलेटल मसल्स ही होते हैं। और ये मूवमेंट और पॉस्चर मेंटेन करने में, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चरल हायरार्की की बात की जाए तो देखो, एक स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे मसल फेसिकल्स होते हैं। अगर एक मसल फेसिकल में देखा जाए तो बहुत सारे जो है ना मसल फाइबर्स होते हैं। एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायो फाइब्रल होते हैं, और एक मायो फाइब्रल में बहुत सारे सेरकोमा होते हैं, और एक सेरकोमा में बहुत सारे मायो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी हायरार्की होती है। उसके बाद ये जो होते हैं इनकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम। अब एपी आउटर मोस्ट लेयर होती है सराउंडिंग
इनसे प्रोटेक्ट करती है। पेरीमाइजियम जो होती है ये शीट होती है जो कवर करती है ईच मसल फेसिकल को। उसके बाद एंडोमाइशियम इनर लेयर होती है और काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट लेयर होती है जो कि इंडिविजुअल मसल फाइबर को कवर करके रखती है। नेक्स्ट आप ये मसल्स के स्ट्रक्चर से देख सकते हो। देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं इधर, मतलब बोन, टेंडन, और उसके बाद देखो हमारे ये सबसे पहले क्या दिखाया गया है इधर, ये लेयर्स देखी जाए तो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये हमने देखा था। ये लेयर्स होती हैं, हमने देखी थी। एपीमाइसियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और स्केलेटल मसल्स को कवर करती है। तो देखो ये एक स्केलेटल मसल और इसमें बहुत सारी हमारी प्रेजेंट है वो फेसिकल्स, जिन्हें हम मसल फेसिकल बोल रहे थे। ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रुप है मसल फाइबर का। उसके बाद इसमें मल्टीपल सार्कोमा प्रेजेंट है, सार्कोलेमा। ठीक है, अब सार्कोलेमा क्या है, तो वो फंक्शनल यूनिट है बेसिकली मायोफिब्रिल की। और जो सार्कोलोमा को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो उसमें काफ़ी सारे हमें मायोफिब्रिल्स मिल जाएंगे, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है मस्कुलर फाइबर्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये हमने लेयर देखी थी एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम, एपीमाइशियम। तो आप एक बार हमारे ये डायग्राम से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेलुलर एनाटॉमी ऑफ मसल्स। तो देखो मसल सेल्स या हम बोले मसल फाइबर्स, तो इनमें ना यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होते हैं ना उन्हें सपोर्ट करती हैं। पहली बात तो देखो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद सार्कोप्लाज्म होता है इसमें, मतलब सार्कोप्लाज्म क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो कि मसल सेल्स के अंदर होता है। उसके बाद सार्कोलेमा होता है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर की। ठीक है, उसके बाद जो मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट्स होते हैं वो भी होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन चैन से बने होते हैं मायोफिलामेंट्स, और दो मेन टाइप में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है थिक मायोफिलामेंट जिसे हम बोलते हैं मायोसिन, और दूसरा होता है थिन मायोफिलामेंट जिसे बोलते हैं हम एक्टिन। अब एक्टिन मायोसिन का ना हम जब इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे ना मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो उसमें काफ़ी रोल है। तो देखो पहले तो मायोसिन होता क्या है, तो ये रफली 300 मायोसिन मॉलिक्यूल से बना होता है और हर एक में ना एक टेल और एक हेड पार्ट होता है। जो हेड होता है उसमें एटीपी की बाइंडिंग साइड होती है और एटीपेज एंजाइम भी होता है। और अगर हम बात करें एक्टिन की, तो एक्टिन में एक बेसिकली बाइंडिंग साइट होती है जिससे मायोसिन बाइंड होता है, और जो हमारी बाइंडिंग साइड होती है वो ट्रोपोमायोसिन से कवर होती है और ये ट्रोपोनिन के थ्रू रेगुलेट की जाती है। उसके बाद होता है हमारा सार्कोमेयर, और जो सार्कोमेयर होता है ना ये मायोफिब्रिल का वो सेगमेंट है जो दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें एक ए बैंड होता है और एक एल बैंड होता है। ए बैंड जो होता है वो बेसिकली एक थिक फिलामेंट होता है और जो एल बैंड होता है वो थिन फिलामेंट होता है। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते, देखो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है जिसमें देखो ए बैंड है, एच बैंड है, एम लाइन है। उसके बाद देखो यहाँ ऐसे मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं वो बाइंड होते हैं। उसके बाद एक्टिन और मायोसिन का आप वो देखो स्ट्रक्चर, जो मायोसिन होता है उसमें हेड है, टेल है। यही हमने देखा था, एक हेड होता है, एक टेल होता है हर एक मायोसिन के जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसमें। उसके बाद जो हमारा एक्टिन है उसमें देखो ये एक्टिन है जिससे हमारे जो ट्रोपोमायोसिन है वो उधर प्रेजेंट है और ट्रोपोनिन के थ्रू वो रेगुलेट हो रहा है। ये जो आपको येलो कलर दिख रहे हैं ये है ट्रोपोनिन। तो एक बार आप ये डायग्राम से भी देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं। अभी अगर इसका आंसर ढूंढें हम तो एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो मसल्स के अंदर जो दो तरह के ना फिलामेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इससे ना मसल्स तो छोटी हो जाती हैं पर फिलामेंट का साइज़ वही की वही रहता है। अब इसके मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस जिससे एनर्जी मिलती है। मायोसिन एक होता है, मायोसिन जो हमने देखा थिक फिलामेंट होता है, वो
उसको एनर्जी चाहिए होती है मायोसिन को, तो वो क्या करता है एटीपी का यूज़ करके खुद को तैयार कर लेता है, एनर्जी ले लेता है। अब उसके बाद एनर्जी मिल गया, अब उसके बाद वो क्रॉस ब्रीडिंग करता है। मान लो अब उसको एनर्जी मिल गई, अब जा रहा है वो फ्रेंडशिप करने, अब उधर हैंडशेक करेगा वो, तो मायोसिन का हेड जाके ना एक्टिन से, जो एक्टिन हमने पढ़ा था थिन फिलामेंट होता है, उससे जाके अटैच हो जाता है, और इस अटैचमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। उसके बाद होता है पावर स्ट्रोक। अब जो अटैचमेंट के बाद जो मायोसिन हेड एक ना, मतलब एक उसको स्ट्रोक आता है और उससे एक्टिन को अंदर की तरफ खींच लेता है। मतलब स्ट्रोक आएगा एक, जब मायोसिन हेड अटैच हो जाएगा तो एक स्ट्रोक के साथ एक्टिन को अंदर की साइड खींच लेता है, इससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब जैसे उसने हैंडशेक किया, हैंडशेक करने के बाद उसने एकदम से खींच लिया, जैसे कि अब देखो आप अपने फ्रेंड से हैंडशेक कर रहे हो और फ्रेंड ने आपको एकदम से खींच लिया, तो आप क्या होगा, उसके पास चले जाओगे ना, तो इसी तरीके से हमारी मसल थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद होता है डिटैचमेंट। मतलब अब देखो कॉन्ट्रैक्शन हमारा हो चुका है, फिर एक नया एटीपी मॉलिक्यूल आता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, और वो मायोसिन हेड को एक्टिन छोड़ देता है। मतलब अब देखो अब क्या करेगा मायोसिन, अब नए दोस्त बनाएगा, वो दूसरे एक्टिन के पास जाएगा, तो उसके लिए उसे पहले एनर्जी चाहिए, तो पुराने वाले एक्टिन को छोड़ता है और एनर्जी लेता है और अपने अगले साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। अब ये साइकिल बार बार जब तक चलती रहती है जब तक आप मसल्स मूव करना चाहते हो, मतलब जब तक आपकी मसल्स मूवमेंट करती रहेंगी तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। अब देखो ये आप ना डायग्राम से भी समझ सकते हो, यहाँ पे एक काफ़ी क्लियर एक डायग्राम है। इसमें देखो फर्स्ट स्टेप है मायोसिन हेड स्प्लिट्स एटीपी, मतलब देखो एटीपी हाइड्रोलाइसिस का दिखा रखा है, एटीपी को स्प्लिट करेगा अपने एडीपी और जो हमारा फॉस्फेट होता है उसमें, और उसे एनर्जी मिल जाएगी। तो देखो एडीपी और फॉस्फोरस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेगा, मायोसिन हेड एक्टिन से बाइंड हो जाएगा और क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो मायोसिन हेड होगा वो रोटेट हो जाएगा टुवार्ड्स द सेंटर, है ना, और एकदम से उसको खींचेगा अब एक्टिन को, जिसकी वजह से एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यही वाला हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पावर स्ट्रोक, इसी को हम बोलते हैं। और पावर स्ट्रोक के बाद अगेन मायोसिन हेड बाइंड है एटीपी से, बाइंड करेगा एटीपी से, और जो क्रॉस ब्रिज जो बनाया था उसने एक्टिन के साथ वो डिटैच हो जाएगा, एक्टिन हमारा अलग हो जाएगा और मसल्स जो होंगी हमारी वो रिलैक्स हो जाएंगी। नाउ जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आपने कभी सोचा है कि जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, मतलब कौन करा रहा है इसे, ऑब्वियसली ब्रेन कराता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन खुद जाके बोलेगा मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट करो, उसने ना इस काम के लिए एक इंसान मतलब एक अपना ये मान लो कि पीए रख रखा है जो कि अपना मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कराता है, उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो ये बेसिकली वो मीटिंग पॉइंट है जहाँ हमारे नर्व्स और मसल्स मिलते हैं। ठीक है, जंक्शन वही तो दो जगह होती हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ें मिल रही होती हैं, कोई दो चीज़ें, तो इधर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, देखो न्यूरो मतलब नर्व्स, जो नर्व्स होती हैं वो मिलती हैं, और मस्कुलर मतलब मसल्स, इन दोनों का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, एक होता है प्री साइनेप्टिक, एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक, और एक होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये देखते हैं हम, जो प्री साइनेप्टिक होता है वो बेसिकली जो किसी भी नर्व होती है ना उसका एंड होता है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली जो रिलीज़ होता है, एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, और ये एक तरीके से मान लो ये मैसेज है जो हमारे ब्रेन ने भेजा है, वो एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में मैसेज देता है हमारे नर्व्स को। उसके बाद वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच से। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, तो वो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच का जो गैप होता है ना उसे बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये नर्व्स और मसल्स के बीच हल्का सा खाली रास्ता जो होता है ना, वहाँ से हमारे सिग्नल्स जो होते हैं, जो एसिटाइल कोलिन हमें मिला था उसे ले जाता है हमारी पोस्ट साइनेप्टिक तक। अब पोस्ट साइनेप्टिक कहाँ होते हैं, जो मसल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, जहाँ पे मतलब हमारा जो सिग्नल था वो पहुँचाना था। तो ये क्या करता है, मसल्स पर स्पेशल ना रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो लगे होते हैं इस केमिकल सिग्नल्स को वो मतलब उससे केमिकल सिग्नल्स जो होता है वो रिसेप्टर पे जाके उसको सेंसिटिव कर देता है, और उसको ये सिग्नल मिल जाता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट होना है।
तो जैसे ही ये केमिकल मसल्स को टच होता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर मिल जाता है और मसल्स जो हमारी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखो, ये देख सकते हो आप डायग्राम से काफ़ी क्लियर। देखो ये एक न्यूरॉन है जिसमें एक्सॉन दे रखा है, और मतलब ये पूरा न्यूरॉन है जिसमें एक्सॉन डेंड्राइट वगैरह आपको दिखा रखा है। और ये है हमारा मसल फाइबर जिसमें कैपिलरी वगैरह दिखा रखे हैं। फिर आप देखो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहाँ पॉइंट कर रखा है, जहाँ पे हमारे न्यूरॉन और मसल्स मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे तो कर रखा है, तो वही होता है हमारा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब देखो उसे जूम करके दिखाया है, तो देखो ये जो है हमारा ये न्यूरॉन है, उसका एंड पॉइंट है, तो इसे हमने बोला अपना प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। उसके बाद ये जो बीच का जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे हमने बोला साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। और जो हमारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में होता है साइनेप्टिक वेसिकल, जहाँ से हमारे जो केमिकल होता है उधर स्टोर्ड रहता है। जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन है तो वो स्टोर्ड रहता है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल में, और जो कि हमारा एट लास्ट हमारा ट्रांसफ़र होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जो कि हमारा मसल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है हमारी मसल्स का। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है गाइस, और इसी के साथ हमारी यूनिट 2 भी एचएपी की कंप्लीट हो गई है। एंड जल्दी ही आपका फर्स्ट सेम का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फार्मा डिकोडर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।